हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जा करके आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। वहीं पर हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह भी मिल जाएंगे, आप इन सबको भी ले सकते हो। और हाँ, अप्रैल महीने की ई बुक आ गई है। अगर आप अप्रैल महीने को बिल्कुल अच्छे से सिक्योर तरीके से पढ़ना चाहते हो कि 100% कवरेज मिले आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाए एक ही बार में, तो आप ई बुक ले सकते हो। ई बुक दोस्तों आप एमजेटी ऐप पर जा करके ई बुक सेक्शन में जा करके प्राप्त कर पाओगे। अगर इन केस आपको एप्लीकेशन को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर इसको परचेज करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप यूपीआई के माध्यम से व्हाट्सएप से भी प्राप्त कर सकते हो ई बुक को। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा और नंबर भी। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। क्विकली कर लेते हैं रिवीजन, कहीं भूल ना जाओ आप। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं जैन यूनिवर्सिटी ने। अभी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार नियुक्त किया है तरुण कपूर जी को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। आज हम लोग विश्व स्वतंत्रता दिवस पर जो रिपोर्ट जारी होती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसको डिटेल में समझने वाले हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार मिला है संगीता सिंह को। और अभी हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को लाइव करने वाला पहला बैंक बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रेलवे को अपग्रेड करने के लिए, भारतीय रेलवे के दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भारतीय रेलवे मंत्रालय ने C.DOT के साथ समझौता किया हुआ है। और अभी बीजिंग चाइना में मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अभी हाल ही में OAG की एक रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है अटलांटा एयरपोर्ट और दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दूसरा मिटा दिया मैंने क्योंकि अटलांटा एयरपोर्ट लिखा है। अटलांटा टॉप पर है, सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है, और सेकंड पर है नई दिल्ली का। ठीक है। कांस फिल्म फेयर में, कांस फिल्म फेस्टिवल कह सकते हैं, इसमें भारत को ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। और वहीं दीपिका पादुकोण को दोस्तों ज्यूरी मेंबर भी चुना गया है। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं हर्षदा शरद गरुड़। क्लियर। तो ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल के, जिनका क्विकली आपने किया रिवीजन। अब हम लोग उन 2 क्वेश्चंस को भी जान लेते हैं जो मैंने आपसे पूछे हुए थे, जिनका डिटेल में आपको आंसर देना था। भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज पांडे जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अभी हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक पूर्वी भारत का इतिहास, मैंने आपको बताया था द सिख पूर्वी भारत का इतिहास, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ये अवनीश खेमका जी के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, जब कहीं आग लगती है तो फायर फाइटर्स आते हैं और अपनी जान पर खेल करके आग को बुझाने का काम करते हैं और लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम करते हैं। तो उनके बलिदान को याद करने के लिए और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 4 मई 1999 को पहली बार मनाया गया और तब से ये 4 मई को मनाया जाने लगा। शुरुआत की थी JJ एंडरसन जी ने। क्लियर है। अगला देखते हैं। अच्छा, आपको एक वीडियो में दिवस और थीम की पूरी कंटेंट पूरी वीडियो मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल हैरान ना हो इसको लेकर के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी हुई है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल जी। इन्होंने ये मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। मितान का मतलब होता है दोस्तों मित्र, मित्र यानी कि बोले तो दोस्त। तो मुख्यमंत्री मित्र योजना का भी कह सकते हैं हम लोग हिंदी में, छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ निवासी अब घर बैठे ही सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। 100 से ज़्यादा योजनाएं जो चल रही हैं उनका ये घर बैठे लाभ उठा सकेंगे। ठीक है। तो ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कई जिलों पर शुरू किया गया है। आगे धीरे धीरे करके पूरे छत्तीसगढ़ में ये लागू कर दिया जाएगा। ओके। अच्छा, टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 14545 पर। आप संपर्क करके इसके बारे में डिटेल्स भी पता कर सकते हैं कि आप किस योजना के पात्र हैं, आपको कौन सी योजना मिल सकती है।
अगला छत्तीसगढ़ के बारे में भी देख लो। छत्तीसगढ़ आप देखोगे मैप में यहाँ पर है छत्तीसगढ़। नया रायपुर यहाँ की कैपिटल है। भूपेश बघेल जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं सीएम, और अनसुईया उइके यहाँ की हैं गवर्नर करंट टाइम पर। अच्छा, छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों ये झारखंड से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से अलग ही हुआ था, महाराष्ट्र से भी शेयर करता है, तेलंगाना से शेयर करता है, आंध्र प्रदेश से शेयर करता है, और ये उड़ीसा से भी अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जो है ये 26वें राज्य के रूप में आया हुआ था। 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। कब? 1 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद 27वां राज्य बना उत्तराखंड, 28वां राज्य बना था झारखंड। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे दूती चंद को। किसे? दूती चंद को। अगला, किस कंपनी ने देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया? तो दोस्तों एलआईसी का आईपीओ लाइव है इस समय पर। एलआईसी का आईपीओ आ चुका है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कल मैंने आपको इस पर एक वीडियो दी हुई थी, डिटेल वीडियो, और उसमें आपको अच्छे से समझाया कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ इसमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आईपीओ लेने से आपका फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, सारा कुछ मैंने क्लियर किया था। तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। कैसे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किस तरीके से आप एलआईसी का शेयर ले सकते हो, एलआईसी के मालिक बन सकते हो, ये भी सब बताया गया है। अच्छा, एलआईसी का ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था, देश का भी सबसे बड़ा आईपीओ था। एलआईसी जो है ये 21,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने जा रही है। एक्चुअली में एलआईसी की अभी तक 100% ओनरशिप जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के पास थी। तो अब ये गवर्नमेंट चाह रही है 3.5% हिस्सेदारी इसकी बेचे, और 3.5% हिस्सेदारी के थ्रू 21,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी। अच्छा, ये 3.5% हिस्सेदारी का मतलब लगभग 22 करोड़ होगा। तो 22 करोड़ शेयर्स के तहत बेचे जाएंगे। अभी तक अगर बात करें भारत में आईपीओ की, तो अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ था दोस्तों पेटीएम का। अभी कुछ ही महीनों पहले हुआ था, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, 18,600 करोड़ के आसपास का पेटीएम का था। पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इसका आईपीओ आया था। हालांकि ये आईपीओ आते ही फिर लुढ़कना शुरू हुआ। इसका शेयर प्राइस था दोस्तों 2100 के आसपास में जब ये आईपीओ लाया था, और ये अभी के सिचुएशन में अगर आप देखो तो 600 रुपये के आसपास में इसका शेयर चल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा 3 गुना से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो फिलहाल नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। नायका का भी आया था, नायका का जस्ट डबल हो गया। ठीक है, लिस्ट होते ही। तो डिपेंड करता है सिचुएशन। कल मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया भी हुआ था। एलआईसी के बारे में अगर बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है, अध्यक्ष हैं MR कुमार। कमेंट करके आप बताओ कि आप में से कितने लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, एलआईसी का आईपीओ लेने जा रहे हो। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगला, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना किया? तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दोस्तों रेपो रेट बढ़ा करके 4.40% कर दिया है। आरबीआई भी सोच रही है कि आईपीओज आ रहे हैं, या फिर कहीं पर परचेजिंग पावर की बात की जा रही है, यहाँ पर जो भी चीज़ें बात की जा रही वहाँ पर, तो उस चीज़ के लिए नागरिक जो हैं वो तो मजबूती दिखा रहे हैं, अपना मतलब दिखा रहे हैं कि हम कितने अमीर हैं, तो हम ही क्यों पीछे हों, हम भी थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करते हैं। तो पिछले कई महीनों से, कई बार से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दोस्तों 4.00% पर रेपो रेट को बिल्कुल तटस्थ रखा था, लेकिन अभी 40 बेस पॉइंट बढ़ा करके इसने 4.40% कर दिया है रेपो रेट। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट तो दोस्तों 3.35 पर बना हुआ है। 4.50 पर इसने CRR को भी कर दिया है। CRR बोले तो कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये सब टर्म्स क्या होते हैं इनको आप समझिए पहले। CRR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन सबको समझिए। तो देखिए, रेपो रेट का मतलब ये होता है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकों का बैंक है। यानी जैसे हम लोग बैंकों से बैंकिंग करते हैं, ऐसे सारी बैंकें इनसे बैंकिंग किया करती हैं आरबीआई से। तो यानी आरबीआई के पास पैसे जमा करती हैं और आरबीआई से लोन लेती हैं। तो जब आरबीआई से लोन लेती हैं कम समय के लिए, जो ये छोटी छोटी बैंकें हैं, आरबीआई से जब कम समय के लिए लोन लेती हैं दोस्तों, तो उस पर उनको जो इंटरेस्ट देना होता है उसे कहते हैं रेपो रेट, जो कि है 4.40%। अब इसके अलावा जब ये पैसा जमा करती हैं तब इनको भी तो इंटरेस्ट मिलेगा पैसा जमा करने का,
तो जो छोटी बैंकों को जब पैसा जमा करने पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, RRR। ठीक है, इसके अलावा अगर दोस्तों एक बैंक में कुल जमा राशि का जो प्रतिशत होता है जिससे तरल नकदी के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तो उस चीज़ को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो कैश रिजर्व रेशियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट दोस्तों सेम रेपो रेट ही है, बस वो लॉन्ग टर्म के लिए है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अल्पकालीन के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर बैंक उधार लेती हैं RBI से तो वो हुआ रेपो रेट, अगर वही लॉन्ग टर्म के लिए हो तो हुआ बैंक रेट। रिवर्स रेपो रेट अभी 3.35% पर है, बैंक रेट है 4.25% और CRR है दोस्तों कितना 4.50% और वहीं रेपो रेट है 4.4%। क्लियर है? अगला देखते हैं। जुलाई 2022 में अमेजन का नया CEO किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ऑफिशियल तरीके से पूरी तरीके से अपना पदभार ग्रहण करेंगे एंडी जैसी CEO के रूप में। कब से? 5 जुलाई से। तो 5 जुलाई के बाद से एंडी जैसी नए CEO बन जाएंगे अमेजन के पूरी तरीके से। नियुक्ति बहुत पहले ही हो गई थी, आपको पता होगा नियुक्ति की घोषणा काफ़ी पहले हो गई थी। तो अभी ये 5 जुलाई के बाद से पूरी तरीके से नियुक्त हो जाएंगे। जेफ बेजोस जो हैं फिर वो रह जाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, अच्छा अभी एंडी जैसी क्या करते हैं? अभी ये अमेजन वेब सर्विसेज के CEO हैं। ठीक है, तो अब ये अमेजन के पूरी की पूरी कंपनी के CEO बन जाएंगे। अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी, जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं। अच्छा, कुछ बड़ी प्रमुख कंपनियां हैं जिनके CEO का नाम आपको याद रखना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला, गूगल के दोस्तों सुंदर पिचाई। इसके बाद आपको ट्विटर का याद रखना है, ट्विटर क्योंकि अभी हाल ही में चर्चे में रही है, एलन मस्क ने उसे खरीद लिया है। तो ट्विटर के मालिक दोस्तों हैं एलन मस्क, लेकिन उसके CEO हैं पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। हाल ही में किसे जियो सावन का नया CEO नियुक्त किया गया? जियो सावन दोस्तों म्यूजिक कंपनी है एक, और इसके नए CEO बन गए हैं सहस मल्होत्रा। सहस मल्होत्रा को म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये दोस्तों सोनी पर भी काम कर चुके हैं, टिप्स आपने सुना होगा, टिप्स ऑफिशियल, इस पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा ये अभी रिसेंटली अमेजन से रिटायर हुए हैं, अमेजन म्यूज़िक। तो अमेजन म्यूज़िक के भी ये निदेशक और CEO थे। तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों जो टॉप म्यूज़िक कंपनियां हैं इनसे ये रिटायर होकर के तब यहाँ पर आए हैं, जियो सावन के नए CEO बने हुए हैं। जियो सावन अगर बात करें दोस्तों 2007 में सावन के रूप में ये इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। आगे चल कर के 2018 में इसका एक्विजिशन कर लिया रिलायंस ने। तो 2018 के बाद से इसका नाम जियो सावन पड़ा। ठीक है ना, तो 2018 भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसका एक्विजिशन पूरी तरीके से मैक्सिमम हिस्सेदारी ले ली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगला, हाल ही में 35वां स्पेनिश लीग खिताब किसने जीता? तो 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड एक फुटबॉल क्लब है और इसने 35वां अपना ये खिताब जीत लिया है स्पेनिश लीग का। इसने एस्पेनोल को 4-0 से हरा करके ये जीता है अवार्ड। अच्छा, रियल मैड्रिड का इस सीज़न का ये दूसरा लीग खिताब है क्योंकि इस सीज़न में अभी तक केवल 3 आए हुए हैं, खिताब हुए हैं, जिसमें से 2 तो इन्होंने ही जीता है रियल मैड्रिड टीम ने। इसके अलावा पिछले 6 साल में अगर बात करें तो तीसरा खिताब है रियल मैड्रिड का। अभी यूरो कप हुआ था कुछ दिन पहले, यूरो कप को इटली ने जीता हुआ था और कोपा अमेरिका भी हुआ था, कोपा अमेरिका को अर्जेंटीना ने जीता हुआ था। तो ये 2 महत्वपूर्ण फुटबॉल से रिलेटेड दोस्तों खेल हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखेंगे। अगला, भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप निम्न में से कौन बना? तो भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप दोस्तों बन गया है कौन? नियो बैंक ओपन। नियो बैंक ओपन ने दोस्तों अभी हाल ही में फंड रेज करी हुई है और ये फंडिंग इसके सीरीज D राउंड में हुई है। अच्छा, किसने फंड किया है? तो सिंगापुर की एक होल्डिंग कंपनी है, स्टेट होल्डिंग कंपनी है टेमसॉक। इसके अलावा अमेरिकी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है टाइगर ग्लोबल और एक भारतीय फर्म है 314 कैपिटल। इन तीनों ने मिलकर के सीरीज D फंडिंग राउंड में $50 मिलियन जुटाए हुए हैं और फंडिंग मिल जाने की वजह से इसकी वैल्यूएशन हो गई $1 बिलियन। तो $1 बिलियन के ऊपर जब कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन हो जाता है तो वो स्टार्टअप कहलाता है दोस्तों यूनिकॉर्न स्टार्टअप। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के मामले में अगर भारत की बात की जाए तो दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाला ये देश है। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स के मामले में। अच्छा, नियो बैंक ओपन जो है ये नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल ओपन के नाम से ये ओपन हुआ है
और इसने ये फंड रेज करी हुई है। क्लियर है। भारत में अब 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुके हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में 7वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है केरल ने। ध्यान रखिएगा, ये केरल का 7वां है, केरल का 7वां संतोष ट्रॉफी खिताब है। केरल ने इसे जीता हुआ है। केरल ने किसे हरा करके जीता है? पश्चिम बंगाल को। देखिए, संस्करण की अगर बात की जाए तो आप बताएंगे 75वां, लेकिन अगर अपना 7वां अगर पूछा जाए, केरल ने अपना कौन सा बार जीता है, तो केरल ने 7वीं बार जीता है। ठीक है ना, 75 में से 7 बार केरल जीता हुआ है। तो 75वीं ये संतोष ट्रॉफी 2022 थी, जिसे जीतने के लिए पेनाल्टी शूटआउट तक का इस्तेमाल करना पड़ा और पश्चिम बंगाल की टीम को 5-0 से हरा दिया गया। इसका आयोजन केरल के मल्लपुरम में मंजूरी स्टेडियम में किया गया था। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित एक खेल है। यहाँ पर जो ये टूर्नामेंट हुआ, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए जिजो जोसेफ और 9 गोल के साथ सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने जेसिन टीके। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 185वें स्थान पर। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, हिंट दिया था हल्का सा। तो 150वें स्थान पर भारत आ गया है। भारत की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई है। पिछली बार बात करें तो 142वें स्थान पर भारत था, इस बार भारत 150वें स्थान पर आ गया है। कारण ये है, देखिए अब इंडिया में रिपोर्टिंग खराब तो है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि 150वां स्थान दे दिया जाए 180 में। इतना मतलब हमारे यहाँ पत्रकारों को खतरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंडिया पिछली बार 142वें स्थान पर था, इस बार दोस्तों 150वें स्थान पर रख दिया गया है। वहीं टॉप पर नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन बने हुए हैं। इस रिपोर्ट को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर नाम से एक टाइटल के रूप में एक लॉन्च किया गया लेख, उसमें बताया गया है। अच्छा, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान 157वें स्थान पर, श्रीलंका 146वें स्थान पर, बांग्लादेश 162वें स्थान पर, चाइना 175वें स्थान पर है और म्यांमार 176वें स्थान पर। यानी कि आप देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब चूंकि केरल आया है तो केरल के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स। जैसे केरल के जो गवर्नर हैं दोस्तों, इन्होंने अभी भगत सिंह कोश्यारी ने अभी हाल ही में बच्चों से टॉक किया हुआ था और उसके दौरान 1 स्कूल 1 IAS अभियान शुरू किया इसने। तो यहाँ के तहत क्या होगा, हर एक स्कूल से एक IAS ऑफिसर निकाले जाने का प्लान है। केरल ही दोस्तों कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। कार्बन तटस्थ बोले तो कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करेगा। केरल के ही एड्यूर मिर्च और कोट्टिकट्टूर आम को GI टैग मिला है। केरल में सबसे कम मातृ मृत्यु दर अनुपात है। ठीक है, इसमें ये टॉप पर है सबसे कम वाले के रिपोर्ट में। स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है, केरल के स्टार्टअप मिशन ने। और पहला कारवां पार्क वागामोंगन में बनाया जा रहा है। इसके तहत केरल ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी विकसित करने के लिए सोशल मीडिया अल्फा के साथ समझौता किया था। किसके लिए? स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी विकसित करने के लिए। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर दोस्तों ये केरल में ही स्थित है। और वहीं केरल राज्य ने अपने यहाँ एक केरल बर्ड एटलस भी जारी किया हुआ है। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस और रिवीजन पॉइंट। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है ये आप बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप बता पाएँ तो ये भी बताइए OAG रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पहला सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है, और तीसरा कौन है ये भी आप बताइएगा, क्योंकि इन सबको पीछे करते हुए भारत आया था दूसरे पोजीशन पर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप हमारे पेड बैच लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट से। RRB NTPC CBT 2 में अब समय बहुत कम बचा है। ऐसे में अगर आप चाहते हो वीडियोज़ के माध्यम से कम समय में ज़्यादा कंटेंट के साथ अगर पढ़ सकें तो पूरा का पूरा कवर भी हो जाए, तो आपको ये कोर्स ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से हर एक टॉपिक को कवर अप किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के पहले MZT ऐप तो ज़रूर इंस्टॉल कर लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।